नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं दी भारत मित्र। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं और खास इसलिए है क्योंकि ये नेता हैं और सिर्फ नेता ही नहीं, जन नेता हैं। जनताओं का समस्याओं को लेकर खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में इनकी जो योगदान है वो अतुलनीय है। और इसी साथ इनका नाम अनूप सिंहदेव जी हुआ और खरसावां विधायक दशरथ गागराई जी के प्रतिनिधि हैं। और खासकर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है और करते आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दशरथ गागराई जी को भी बहुत सारे फायदा मिलता है चुनाव में भी। और लोगों को, खासकर लोगों को जो है एक आशा इनके प्रति है। जब भी आपको देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमेशा मरीजों के साथ देखते हैं आपको। गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है, किसी को रिम्स में इलाज नहीं प्रॉपर मिल रहा है, कि कोई रिम्स तक पहुंच नहीं पा रहा, आप अपने गाड़ी से, आप अपने अरेंजमेंट से जो है लोगों को पहुंचाते रहें। दादा, स्वास्थ्य का क्षेत्र में जो योगदान देता है और जो अस्वस्थ लोगों को सहायता करता है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हम आपके पास पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार प्रतिनिधि तो कई हैं इस सरायकला जो खरसावां जिला है, इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रतिनिधि हैं, 3 विधायक हैं, लेकिन आपकी जो काम है वो अलग है। तो इसीलिए जो है आपसे आज हम मिलने आए जानने के लिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह जो है आप इतने अग्रसर हैं, क्या कुछ इस बीच करते आ रहे हैं और लगातार 3 टर्म से करते आ रहे हैं, लगातार 20 साल से करते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दी भारत मित्र में आपका। माता पिता का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि माननीय विधायक जी की आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक प्रतिनिधि बनने का मौका मिला और लोगों को सेवा करने का मौका मिला। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारा लक्ष्य भारत माँ और भारत माँ के लिए सेवा करने के लिए समर्पित भावना में होना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति एक माध्यम होता है उस वर्ग को पूरा करने के। और जहाँ तक कि सेवा भावना का बात है, चाहे रिम्स हो, जमशेदपुर के TMH अस्पताल हो, मेडिटिना हो, सरकारी अस्पताल हो, गैर सरकारी अस्पताल हो, जैसे ही कोई मरीज का दूरभाष के माध्यम से कॉल हमें आता है, सुदूर इलाकों से हो या शहरी इलाकों से हो, दूरभाष माध्यम से सूचना मिलने के उपरांत एम्बुलेंस के माध्यम से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमारा पहला कर्तव्य रहता है कि मरीज का जान बचाना। क्योंकि सुदूर इलाकों से बहुत गरीब मरीज रहते हैं जिनको इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में वो नहीं कर पाते हैं, और इस कारणवश विधायक जी को हमें वो कॉल करते हैं और यथासंभव मदद प्रयास से हम लोगों ने इन 15-20 सालों में हज़ारों लोगों की खरसावां विधानसभा में, ना कि खरसावां विधानसभा से, पूरा जिला से और झारखंड से गरीब, असहारा, बेसहारा लोगों की जान बचाया है। खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे कि बाकी प्रतिनिधि हैं, तुलना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी प्रतिनिधियों के जैसे काम होता है हर बाकी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन खासकर आप जिस तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में इसी क्षेत्र को पकड़े हुए और इसी क्षेत्र को लेकर जो है आप लोगों तक जो पहुँचा रहे हैं सुविधा, ये अतुलनीय है। और ये प्रेरणा किस तरह आता है, जिस तरह मरीज कब उसका अस्वस्थ होगा इसकी कोई जानकारी नहीं होती, आकस्मिक आपको रात में भी कॉल आते होंगे, और बाकायदा आप डेली सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नंबर जारी करते हैं कि इस नंबर पे मुझे कॉल करिए, कोई भी समस्या है तो मुझ तक पहुँचिए, और आप उसको सहायता पहुँचाते हैं। तो ये प्रेरणा भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। ये हमारा राज परिवार का सदियों से परंपरा रहा है कि राज परिवार हमेशा से गरीब, बेसहारा लोगों के बीच में हमेशा से, आज राजपूतों का इतिहास है, पूर्वज से खड़ा रहा है। उसी परंपरा का धर्म मैं निभा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजनीति एक माध्यम है उस सेवा भावना को पूरा करने के लिए, उससे बढ़कर मैं इसको नहीं मानता हूँ। और ईश्वर ने सेवा करने का सौभाग्य दिया है, हर किसी को इस सौभाग्य मिलता नहीं है। और माता पिता का आशीर्वाद और विधायक जी का आशीर्वाद है कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी नेक कार्य में, किसी की जान बचाने में, ये सेवा जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। और भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे ताकि मैं लोगों का, हजारों लोगों का हर दिन कहीं ना कहीं वंचित परिवार का लोगों का सेवा करते रहूं। और इस सेवा के भावना से कहीं ना कहीं क्षेत्र में अमन शांति का प्रतीक है। और जो अपेक्षित लोग हैं, रात को 12 बजे 1 बजे कॉल करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज नहीं करा पाते हैं, विधायक जी का कृपा है और माता रानी का आशीर्वाद है कि उन लोगों का जान बच रहा है क्षेत्र में। स्वास्थ्य क्षेत्र से ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए सवाल लाजमी होता है कि जो 500 बेड का अस्पताल जो बनने वाला था, ये बहुत बड़ा सौगात इस क्षेत्र के लिए था। और जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा लाभ भी होता।
तो इस 500 बेड का अस्पताल को लेकर कहाँ फंसा है मामला, बार बार हम विधायक जी से भी पूछते हैं। इस बार चुनाव से पहले भी हमने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो इस विषय में पूछा था, उनको कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आवंटन जो उस समय हुआ था उस समय समतल भूमि की हुई थी, बाद में पहाड़ क्षेत्र का चयन हुआ, जिस वजह से जो है बहुत सारे त्रुटियाँ आई। तो कब तक लगता है संभवतः जो है ये सौगात मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपलब्धि भी होगा? पिछले विधानसभा सत्र में आप लोग ने देखा होगा कि माननीय विधायक जी ने विधानसभा सत्र में 500 बेड का अस्पताल का सवाल सत्र में रखा और उसी सत्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये कहा कि बहुत जल्द हम लोग इसमें संज्ञान लिए हुए हैं। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के कार्यकाल में भी विधायक जी ने क्वेश्चन उठाया था और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने भी कहा था कि 198 करोड़ का लागत से रीटेंडर होगा और ये अस्पताल बहुत जल्दी पूरा होकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन इरफान अंसारी साहब ने इसको संज्ञान में लिया है, स्वास्थ्य मंत्री साहब ने, और जल्द से जल्द हमको लगता है 2026-27 में ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगी, लोगों के बीच में रहेगी। तब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्षेत्र के लेकर जो समस्याएं हैं और आप जो क्षेत्र में काम करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, इसको लेकर तमाम सवाल आपसे जानने का मिला, जो जवाब है आपका। और इसी के साथ अब जो चल रहा है, जिस तरह पहलगाम में जो घटना घटी, जो घृण कृत्य जो किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान के जो कहा जाए उनके संरक्षण में जो माओवादी हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके द्वारा जो किया गया है, इसको लेकर किस एंगल से देखते हैं? और जिस तरह लगातार अटैक हो रही हैं, क्या आतंकवाद मुक्त कभी भारत हो सकता है या फिर महज सिर्फ सपने ही दिखाए जाएंगे कि ये करने से, नोटबंदी करने से या फिर 370 हटने से आतंकवादी समाप्त हो जाएगा, और या फिर ये नेहरू काल में इसको लेके चला जाएगा और नेहरू जी को इसका जिम्मेवारी ठहराया जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए और तमाम जो चीज़ें जो घट रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं एक जागरूक जनता के रूप में और एक जागरूक नेता के रूप में? जो आतंकवादी घटना हुआ वो बहुत ही दुखद है, पूरे भारत आज रो रहा है और मैं सवाल भारत सरकार के सभी जांच एजेंसी पे उठाता हूं कि उस पर्यटन स्थल में पर्यटक जो घूमने आए हुए थे अपने परिवार के साथ, सगे संबंधी के साथ, इतना बड़ा आतंकवादी दुर्घटना होता है, जांच एजेंसी और सरकार क्या कर रही थी? पूरे भारत में आप देखिए बार बार आतंकवादी हमला हो रहा है, टेरर आ रहे हैं, तो वीज़ा पासपोर्ट उनका कैसे बन जाता है? किस रास्ते से वो आते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठी की बात बहुत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से उनका प्रवेश हो रहा है? क्या हमारे झारखंड का बॉर्डर में ऐसा कोई वीज़ा पासपोर्ट का प्रावधान है या प्लेन यहाँ उतरती है जो वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आ रही है? ये जांच का विषय है, उचित जांच हो इसमें, और जो निंदनीय घटना आतंकवादी की हुई है भारत सरकार इसमें संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो जांच एजेंसी है और ऊंचे स्तर में बैठक करके मुंहतोड़ जवाब इसमें देना चाहिए। इस बार ऐसा कोई आश्वासन देके नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई हम पानी बंद कर दिए, क्या हम वीज़ा रद्द कर दिए। उसमें क्या होगा कि जो जाने गई हैं, जो आज पूरा देश रो रहा है, किसी पत्नी ने अपने पति को खोया, किसी भाई ने अपना बहन को खोया, इस तरह का जो घटनाएं बार बार हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। इस बार पीओके में भारत को कड़ा कदम उठाकर मिसाइल के तरफ से पूरा जितने भी ICIC के जितने भी आतंकवादी टैंक है, कैंप है, उनको पूरी तरह से उड़ाए ताकि इस तरह से दोबारा कोई भी आतंकवादी भारत के ऊपर हमला ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपका मंतव्य, आपका जो सोच है उसको रखने के लिए हमारी जनताओं के बीच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे सराय किला से देख सकते हैं।